डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है ड्यूल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ये बेसिकली इस तरह के एम्पलीफायर है जिसके अंदर हमारे चार तरह के कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है ड्यूल इनपुट, तो अगर हम सर्किट की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर हमें दो इनपुट नज़र आ रहे हैं, वी इन वन और वी इन टू, इसलिए इसको नाम दिया गया है हमारा ड्यूल इनपुट। बैलेंस आउटपुट का डिफरेंट मतलब क्या है यहाँ पर कि अगर हम आउटपुट दोनों कलेक्टर टर्मिनल पे ले रहे हैं, जैसे ये हमारा हम लेट कर लेते हैं C1 और ये लेट कर लेते हैं C2, तो दोनों अगर टर्मिनल पर आउटपुट लिया जा रहा है दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस्ड आउटपुट। अब मैं अगर बोलूँ ड्यूल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट, तो कोई भी एक टर्मिनल पे हम आउटपुट लेंगे, दूसरे टर्मिनल पे आउटपुट नहीं लेंगे। अगर कहता है कोई सिंगल इनपुट, तो इसका मतलब कोई भी एक टर्मिनल वैल्यू जो है हमारी वोल्टेज सोर्स की वो हमें जीरो कर देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल V/2 को मैंने जीरो कर दिया तो हमारे पास इनपुट कितने रह गए, एक ही रह गया, तो उसको कहेंगे सिंगल इनपुट। तो इस तरह से हमारे पास चार कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ड्यूल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट, ड्यूल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट, सिंगल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट, सिंगल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट। तो डिपेंडिंग ऑन कि भाई हमारे को कौन सा पूछा गया है हम उसको डिराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो ये जो भी सर्किट होगा उसके अंदर दो ट्रांजिस्टर लगे होने चाहिए, Q1 एंड Q2, जो कि आइडेंटिकल होने चाहिए फॉर आवर एजम्पशन। उसके बाद हमारे पास दो सोर्स होंगे जिनके नाम हमने देना है V/1 एंड V/2। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हमें VD से रिप्रेजेंट करना है, VD विल बी इक्वल टू V/1 माइनस V/2। आउटपुट हमने क्या कहा है, बैलेंस का है, बिकॉज आउटपुट इज मेजर्ड बिटवीन टू कलेक्टर दैट आर C1 एंड C2 एंड दे बोथ आर एट द सेम DC पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया है, बैलेंस्ड आउटपुट। अब हमें इसमें डिराइव क्या करना है, इसमें हमारे पास दो एनालिसिस होती है, एक होती है DC एनालिसिस और एक होती है AC एनालिसिस। तो हमें दोनों एनालिसिस को परफॉर्म करना है, तो हम देखते हैं कि कैसे करना है। सबसे पहले बात करते हैं DC एनालिसिस की। तो जब DC एनालिसिस की बात आएगी तो उस केस में हमें क्या ध्यान देना है कि हमें दो वैल्यू डिटरमाइन करनी होती है DC एनालिसिस में। एक वैल्यू जो होती है हमारे पास वो होती है IE, एक वैल्यू में क्या डिराइव करनी है, IE, और दूसरी हमें डिराइव करनी है VC। तो ट्रांजिस्टर के केस में एक पॉइंट होता है जिसका नाम होता है Q पॉइंट, यानी क्विशेंट पॉइंट, जो कि स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू के रेस्पेक्ट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए इनका नाम हो जाता है IEQ एंड VCEQ। तो एग्जामिनर अगर IEQ VCEQ पूछता है या फिर पूछ लेता है कि भाई आप बताओ कि Q पॉइंट से रिलेटेड वर्ड, तो दोनों चीज़ें एक ही है। तो DC एनालिसिस में हम ये दो वैल्यू डिटरमाइन करने वाले हैं। तो DC एनालिसिस है तो उसके लिए हमारे पास सर्किट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो V/1 और V/2 हमारे पास जो थे वो हमारे दोनों जो वोल्टेज थे वो कैसे वोल्टेज थे, AC वोल्टेज थे। तो हमने उन दोनों को क्या कर दिया, जीरो कर दिया, ठीक है। उसके बाद में जो हमारी सप्लाई है VE, तो यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये हमारा इनपुट रजिस्टर बेस रजिस्टेंस हो जाता है, मान लो RI1 RI2, ये हमारा कलेक्टर रजिस्टेंस हो जाता है RC। यहाँ पर दो एमिटर रेजिस्टेंस होते हैं, तो दोनों को हम क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। तो RE1 इन पैरेलल विथ RE2, उसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, RE से। और दूसरी हमारी DC सप्लाई है -VEE और एक हमारी DC सप्लाई है +VCC। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं तो DC एनालिसिस कर रहे हैं तो -VEE जो रहेगा, क्योंकि DC वैल्यू है ये। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें KVL अप्लाई करना है इस वाले लूप में। इस वाले लूप में भी कर सकते हैं और इस वाले में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है, RI1, बेस और एमीटर के बीच में कौन सा वोल्टेज होता है, VBE, देन एमीटर रेजिस्टेंस RE, देन DC सप्लाई -VEE। तो हमने KVL अप्लाई किया तो -RI इंटू यहाँ पर जो भी करंट है, तो हमारा एजम्पशन हो गया कि RI1 और RI2 दोनों को हम RI से लिख सकते हैं, दोनों इनपुट रेजिस्टेंस को, तो इसलिए हमने लिख दिया RI। अब क्योंकि ये बेस टर्मिनल है तो हमारा जो करंट है वो कौन सा हो गया, IB, फिर लिखा हमने VBE, फिर लिखा हमने RE, यहाँ पर हमने लिखा IT क्या है, टोटल करंट है, एक करंट यहाँ से आ रही है, एक करंट यहाँ से आ रही है, तो दोनों एमीटर करंट है, तो इसको हमने दो दिया IT बराबर 2IE। तो दोनों करंट क्या हो गई, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पर हो गया। और दूसरा जो यहाँ पर -VEE था तो माइनस माइनस क्या हो गया, वो प्लस हो गया। तो केवल ये प्लस है, बाकी तीनों क्या है, नेगेटिव है। RI1 RI2 को RI हमने कही दिया है। अब इस डेरिवेशन से हमें सबसे पहले IT डिटरमाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, जिसमें IT नहीं है, फॉर एग्जांपल जिसमें करंट है, जैसे ये वाला वैल्यू है और ये वाला वैल्यू, इन दोनों को एक साइड लेके आओ, तो ये वैल्यू इधर आएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी,
इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा तो माइनस में किधर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इधर। तो यहाँ पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस आर आई आई टी माइनस आर आई आई बी इज इक्वल टू वी बी ई माइनस वी डबल ई। अब इसमें से माइनस कॉमन अगर लोगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये दोनों क्या हो गए पॉजिटिव। यहाँ से मैंने आई टी कॉमन लिया, आई टी को मुझे क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो आई टी यहाँ से तो हट गया, तो यहाँ तो आर ही बचा, लेकिन यहाँ आई टी नहीं था तो आई टी कहाँ चला गया, डिवाइड में, इक्वल टू वी ई माइनस वी बी। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो ये हमारे पास किसका एक्सप्रेशन आ गया, आई टी का, लेकिन मुझे एक्सप्रेशन निकालना है आई ई का। तो अब आई सी और आई हम ट्रांजिस्टर के केस में जानते हैं कि दोनों करंट नियरली क्या होती है, इक्वलेंट। और क्योंकि हमारा ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है, तो कॉमन एमिटर में करंट गेन क्या होता है, बीटा, और वो वैल्यू होती है आई सी अपॉन आई बी। लेकिन क्योंकि आई सी और आई इक्वल है तो हम आई सी की जगह आई ई बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने आई ई से आई सी को रिप्लेस कर दिया है। और क्योंकि हमारी डी सी एनालिसिस है इसलिए यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, बीटा डी सी। तो यहाँ से अगर आई बी की वैल्यू निकालता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ आई बी लिखा हुआ है, तो आई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई ई अपॉन बीटा डी सी। तो आई टी की वैल्यू क्या हो गई, 2 आई ई लिख सकते हैं या फिर 2 आई सी। तो मुझे आई ई से मतलब रहेगा तो मैं आई ई कंसिडर करूँगा। अदरवाइज़ अगर कोई कहता है आई सी निकालो तो आई ई की जगह आई सी भी लिख सकते हैं। तो आई टी की जगह तो लिख देंगे 2 आई ई, और आई बी की जगह लिख देंगे आई ई अपॉन बीटा। तो यहाँ पर देखो एक रेशियो बन रहा है आई बी अपॉन आई ई। तो मैं जानता हूँ कि बीटा इक्वल टू होता है आई ई अपॉन आई बी। तो ये उल्टा है क्योंकि आई बी ऊपर है और आई नीचे है, तो बीटा डी सी कहाँ चला गया, डिवाइड में। तो वी ई माइनस वी बी अपॉन आर ई, आर आई अपनी जगह पर है और इसकी जगह हमने क्या रख दिया, बीटा रख दिया। तो ये हो गया बीटा डी सी, क्योंकि डी सी एनालिसिस है। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया आई ई का। अब देखो यहाँ पर था 2 आई ई, तो यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। तो 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ 2 आ जाएगा और वो जो 2 कॉमन आएगा वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन जो हमारा आया आई का वो क्या आ गया, वी ई माइनस वी बी अपॉन 2 आर ई प्लस आर आई अपॉन बीटा डी सी। अब मुझे इसको फर्दर अप्रोक्सीमेट करना है। तो फर्दर अप्रोक्सीमेट करने के लिए हम क्या करेंगे, बीटा जो होता है वो करंट गेन होता है कॉमन एमीटर का। तो उसमें हम क्या करते हैं, बीटा की वैल्यू जो होती है हमारी अराउंड 49 या 50 लेते हैं हम। तो ये हमारा एजम्पशन है कि आर आई अपॉन बीटा डी सी की वैल्यू जो है वो 2 आर ई से अगर लेस हो तो अप्रोक्सीमेटेड जो आंसर होगा आई ई का उसको हम क्या लिख सकते हैं, वी ई माइनस वी बी अपॉन 2 आर ई। और इसी आई को हम आई ई क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आई क्यू होता है, केवल क्यू हमारा क्या होता है, क्यू पॉइंट होता है जो कि ट्रांजिस्टर की स्टेबिलिटी के लिए यूज़ आता है। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया आई ई का। अब हमारा सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हमें वी सी ई निकालना है। तो सबसे पहले हम आउटपुट सेक्शन पे आते हैं। तो हमें केवल कौन सा पाथ लेना है आउटपुट वाला, ये वाला। जैसे ये वी सी सी है, यहाँ पर आर सी है और ये नोड है। हम ये वाला पाथ भी ले सकते हैं और ये वाला पाथ भी ले सकते हैं। तो मैंने उसी हिसाब से बनाया है। तो वी सी सी है, आर सी है और ये हमारा मान लो पहला ट्रांजिस्टर है जिसका कलेक्टर मान लिया C1, तो वी सी लिख दिया मैंने यहाँ पर, कलेक्टर वोल्टेज। तो अगर मैं यहाँ KVL अप्लाई करता हूँ तो इसमें कौन सी करंट फ्लो होगी, आई सी फ्लो होगी। तो वी सी सी बराबर क्या होगा, आई सी आर सी प्लस वी सी। मैंने निकाला वी सी, तो वी सी सी माइनस आई सी आर सी। मेरा टारगेट क्या है, वी सी ई निकालना है। तो वी सी यानी दो पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो वी सी को क्या लिख सकते हैं, वी सी माइनस वी सी की वैल्यू अपने पास है तो यहाँ पुट कर देना, ये वी सी की वैल्यू यहाँ पर। तो हमारे पास वी सी क्या आ गया, वी सी सी माइनस आई सी आर सी माइनस वी ई। अब ये वी ई को मुझे रिप्लेस करना है। तो वी बी ई क्या होता है, वी बी माइनस वी। अब क्योंकि हमने यहाँ पर जो हमारा डी सी एनालिसिस था उसके अंदर ये हमारा जो टर्मिनल है बेस, इसको हमने क्या कर दिया है, ग्राउंड कर दिया है। तो एक तरह से जो बेस वोल्टेज है वो क्या हो गया, हमारा जीरो हो गया। तो अगर मैं यहाँ वी बी लिखता हूँ, वी बी माइनस वी, तो वी बी हमारा बेस ग्राउंड है। तो वी ई की वैल्यू क्या आ गई, अगर ये जीरो हो जाता है तो जीरो माइनस वी ई। तो वी ई की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वी बी। तो यहाँ वी की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हमारा क्या आ गया, वी सी ई। तो इस तरह से हमारे क्यू पॉइंट से रिलेटेड दोनों एक्सप्रेशन आ गए, आई ई भी आ गया और वी सी ई भी आ गया। तो ये जो दोनों है ये हमारा कंबाइंड वे में क्या कहलाता है, डी सी एनालिसिस। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है डी सी एनालिसिस ऑफ ड्यूल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर, तो हमें यहाँ तक इसको डिराइव करना है। अब दूसरा सेक्शन देखते हैं जिसका नाम है ए सी एनालिसिस।
अब एसी एनालिसिस में क्या है, हमें डिराइव करना होता है वोल्टेज गेन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एसी एनालिसिस है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी हमारे डीसी वोल्टेजेस होंगे वो हट जाएंगे। तो डीसी वोल्टेज कौन से हमारे वीसीसी है, एक तो हमारा प्लस वीसीसी है और एक माइनस वीई है। ये दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, जीरो हो जाएगी, जो कि हमने यहाँ मेंशन किया है। दूसरा क्या होगा कि अब ट्रांजिस्टर जो है उसको हम स्मॉल सिग्नल टी इक्विवेलेंट मॉडल से रिप्लेस कर देंगे। तो ये जो सर्किट आपको नज़र आ रहा है उसमें हमारा जो ऊपर वाला पार्ट था जिसमें हमारे प्लस वीसीसी और ट्रांजिस्टर वाला सेक्शन था उसको हमने रिप्लेस कर दिया है टी इक्विवेलेंट मॉडल से। उसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, ये वाला जो सेक्शन है ये हमारा सिमिलर है V1, जो हमारा रेजिस्टेंस है R-in-1 और बेस सेम चीज़ ये सिमिलर है, RE सिमिलर है, बस बेस जो हमारा यहाँ माइनस VE हुआ करता था जैसे डीसी सप्लाई उसको हमने क्या कर दिया है, जीरो कर दिया, दैट इज़ ग्राउंड। ये वाला जो पार्ट है, ये जो सेक्शन है ये हमने अपनी तरफ से रिप्लेस किया है विच इज़ टी इक्विवेलेंट मॉडल ऑफ ट्रांजिस्टर। तो ये हमारा RC रेजिस्टेंस है, करंट सोर्स RE क्योंकि एमीटर है, RE डैश डैश से भी रिप्लेस कर सकते हैं RC और IC2 IC1। तो ये जो सेक्शन बनाया ना हमने डॉटेड लाइन से, ये हमें रिप्लेस करना है हमारे AC एनालिसिस के अंदर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें KVL अप्लाई करना होगा, ठीक है। अब KVL अप्लाई करने के लिए हमारे पास ये वाला पाथ हमने कंसिडर करना है और एक हमारा ये वाला लूप कंसिडर करना है। तो एक तरह से क्या हो गया, देखो ये भी ग्राउंड है ये भी ग्राउंड है, तो दोनों को मैं साथ में भी ग्राउंड कर सकता हूँ ये। तो इस तरह से मेरा ये लूप भी बन सकता है क्योंकि ये ग्राउंड है दोनों, तो दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बन गया, एक लूप बन गया। सेम चीज़ हमारे यहाँ पर भी बन सकती है, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ और दोनों का एक इक्विवेलेंट क्या कर दिया मैंने, ग्राउंड कर दिया। तो अब यहाँ पर मैं अगर KVL लिखता हूँ तो वो हमारा किस तरह से लिखा जाएगा, KVL V-in-1 और V-in-2 के रिस्पेक्ट में। तो V-in-1 के लिए अगर मैं KVL लिखता हूँ यहाँ पर तो क्या लिखूँगा मैं, सबसे पहले मैंने I1 I2 जो हमारे करंट है दो, और RE1 और RE2 उसको हमें एक ही करंट मान लेना और एक ही रेजिस्टेंस मान लेना, दैट इज़ RE। अब हमें अप्लाई करना है KVL। तो इसके अंदर अगर मैं KVL अप्लाई करता हूँ तो 1 2 3 और 4, ये 4 वैल्यू हमें नज़र आनी चाहिए। तो हमने क्या लिखा, V-in-1 माइनस R-in-1। अब ये R-in-1 भी लिख सकते हैं या RS1, ये अपने ऊपर डिपेंडेंट है। ये R-in-1 लिख दिया मैंने और इसको R-in-2 लिख दिया, ठीक है। अब ये क्योंकि बेस है तो बेस करंट के साथ मल्टीप्लाई होगा ये, तो इसलिए हमने उसको बेस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हो गया, V-in-1 माइनस R-in-1 IB1 माइनस RE इंटू IE1। ये हमारा RE है और ये हमारी कौन सी करंट होगी, IE1, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट हमारा आएगा RE। अब RE में क्या होगा, देखो IE1 भी आएगी करंट और IE2 भी आएगी, तो यहाँ कौन सी करंट फ्लो होगी, IE1 प्लस IE2। तो इसलिए हमें यहाँ क्या लिख देना है, IE1 प्लस IE2। सेम कंसेप्ट हमें कौन से लूप में लगाना है, सेकेंड लूप में, इस वाले लूप में। तो क्या चेंज आएगा, अब इसको मैं V-in-2 भी लिख सकता हूँ और V-in-1 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा, V-in-2 R-in-2 इंटू IB, फिर RE इंटू IE2 और RE इंटू IE1 प्लस IE2। यानी चेंज क्या होगा, IB1 की जगह IB2 आ जाएगा, IE1 की जगह IE2 आ जाएगा और यहाँ पर सिमिलर करंट रहेगी। अब यहाँ पर हमें फिर से बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो बीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, IE अपॉन IB। अब क्योंकि AC सप्लाई है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, IE अपॉन IB हो गया। अब दो दो करंट है हमारे पास, IB1 और IB2। तो IB1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, IE1 अपॉन बीटा AC, क्योंकि हम AC सप्लाई में है। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन होता है DC का और ये हमारा प्रेजेंटेशन किसका है, AC का। तो ये दोनों जो करंट है IB1 और IB2 इसको हमें रिप्लेस करना है इन वाली वैल्यू से। तो हमने यहाँ पुट कर दिया IE1 अपॉन बीटा AC और IB2 की जगह क्या पुट कर दिया, IB2 अपॉन बीटा AC। बाकी सिमिलर रखना है दोनों वैल्यू को। अब क्योंकि हमें यहाँ वोल्टेज गेन फाइंड करना है, तो वोल्टेज गेन फाइंड करने के लिए हमारे पास जो आउटपुट है वो क्या होगा, V0 इक्वल टू, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास वोल्टेज गेन होता है AD इक्वल टू क्या होगा, V0 अपॉन VID। अब VID क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन बोथ द इनपुट V-in-1 एंड V-in-2। तो यहाँ तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि VID की वैल्यू की जगह तो हम क्या लिख देंगे, V-in-1 माइनस V-in-2। लेकिन V0 जो होगा आउटपुट वोल्टेज वो किसके बीच में डिफरेंस है, VC2 माइनस VC1, यानी दोनों कलेक्टर टर्मिनल, या VC1 माइनस VC2, दोनों चीज़ लिख सकते हैं हम। तो VC2 की वैल्यू क्या होगी, एक तरह से VC की वैल्यू क्या लिख जाएगी, IC1 इंटू RC या IC2 इंटू RC,
ये हमारी VC की वैल्यू हो सकती है 1 और 2। अब हम जानते हैं कि IC और IE दोनों बराबर होते हैं, तो यहाँ पर हम IE1 और IE2 भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो मेन टारगेट है इस डेरिवेशन का वो IE1 और IE2 की वैल्यू निकालना है। तो हम जब यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो उसके बाद में यहाँ पर एक रेशियो बनेगा R-in-1 और बीटा AC और R-in-1 अपॉन बीटा AC की टर्म में, वो दोनों वैल्यू वेरी स्मॉल है। तो इस पार्ट को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास 3 वैल्यू रहेगी यहाँ पर, V-in-1 इक्वल टू RE-I1 माइनस RE-I1 प्लस I2। अब I1 कितनी बार है, 2 बार है, तो उसको कॉमन ले सकते हैं। सिमिलरली I2 भी कितनी बार है, उसको भी कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास V-in-1 और V-in-2 की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। अब हमें लास्ट में क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करके I1 एंड I2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब I1 और I2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दो इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं हम। अगर मुझे I2 को हटाना है तो मैं I2 के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को RE प्लस कैपिटल RE से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, RE से। तो हम देखेंगे कि ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ किसकी वैल्यू आ जाएगी, IE1 की। सिमिलरली I2 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं कि हम क्या करना है, केवल V-in-1 की जगह यहाँ V-in-2 लिख देना, या V-in-2 की जगह V-in-1, डिनोमिनेटर दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस तरह से हमने क्या फाइंड कर लिया, फाइनल वैल्यू I1 और I2 की। अब ये दोनों वैल्यू हमें लास्ट में पुट कर देनी है हमारे फाइनल आंसर के अंदर। तो क्या हो जाएगा, V0 इक्वल टू क्या था हमारे पास, V0 इक्वल टू RC I1 माइनस I2। I1 की वैल्यू पुट कर देना, I2 की वैल्यू, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम आ जाएगा। उसके बाद में V-in-1 माइनस V-in-2 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा, RE प्लस 2RE, नीचे लगा देना A² माइनस B² दैट इज़ A प्लस B इंटू A माइनस B। तो इस तरह से हम देखेंगे तो ये दो टर्म क्या हो जाएगी, आपस में कैंसिल आउट, और यहाँ RE से RE कैंसिल आउट, तो नीचे क्या बचा, RE। V-in-1 माइनस V-in-2 को हम क्या लिख सकते हैं, VID, और V0 अपॉन VID को हम क्या कहते हैं, वोल्टेज गेन। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई फाइनल, RC अपॉन RE। तो ये हमारा डेरिवेशन होता है ड्यूल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर वोल्टेज गेन के लिए, जिसमें दो एनालिसिस होती है, DC और AC। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।